अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। एक नज़र लाइनअप पर डालते हैं, आपको बताते हैं किन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ की। 3 वनडे इंटरनेशनल्स की सीरीज़ कल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। 3 वनडेज खेले जाएंगे। पहला मैच आप कल मुलाहिजा फरमाएंगे बराह रास्त PTV स्पोर्ट्स HD पर हाई डेफिनेशन में। दूसरा वनडे 10 तारीख को और तीसरा वनडे 12 जून को खेला जाएगा। ये 3 वनडेज की सीरीज़ है, कंटिन्यूएशन इसकी हो रही है जो पिछली T20 सीरीज़ के बाद कोविड की वजह से सीरीज़ कॉल ऑफ कर दी गई थी। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, दोनों टीम्स की प्रैक्टिस जारी है, तो उम्मीद यही है कि बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला कल हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद आपसे फुटबॉल की बात करेंगे, जहां पे UEFA नेशंस लीग टूर्नामेंट जारी है। बड़े दिलचस्प मुकाबले हुए, जहां पर डेनमार्क ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से शिकस्त दी। इसके अलावा फ्रांस और क्रोएशिया के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। और भी जितनी अपडेट्स हैं इस टूर्नामेंट के बारे में वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान के रवायती खेलों की। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान का एक पूरा कल्चर है, एक तारीख है इन रवायती खेलों की। और आज हम रवायती खेलों की जो काउंसिल है उसके सदर ज़ीशान नकवी से बात करेंगे। वो आज हमारे मेहमान होंगे, उनसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और एक सकाफ़त जो पाकिस्तान की बरकरार है इन रवायती खेलों से, उस पर हम ज़रूर डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद आपको एक बड़ी खबर देंगे कि फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी पाकिस्तान पहुंच चुकी है। लाहौर में इस ट्रॉफ़ी की नुमाइश हो रही है और इस ट्रॉफ़ी का आपको पता है कि एक वर्ल्ड टूर होता है जो फीफा का एक कल्चर चलता आ रहा है, और उसी एक कल्चर और उस वर्ल्ड टूर के तहत अब ये ट्रॉफ़ी पाकिस्तान पहुंची है। इनिशियली इसने रावलपिंडी आना था, लेकिन कुछ वजूहात के बाद इसको लाहौर मुंतकिल कर दिया गया और अब लाहौर में ये ट्रॉफ़ी डिस्प्ले पर है। आप जितने भी लोग लाहौर में हैं जो शायकीन फ़ुटबॉल हैं वो इस ट्रॉफ़ी को वहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी है। ये है आज की लाइनअप। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। मेहमान से आपका तारुफ कराते हैं। मैं स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और क्रिकेट के कोच भी हैं, सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं आप? गुड टू हैव यू ऑन द शो अवैस। सबसे पहले सीरीज़ की बात करते हैं। मुल्तान में कल मुकाबला शुरू होने जा रहा है। कप्तान बाबर आजम ने भी कहा कि आप किसी टीम को हल्का नहीं ले सकते। नेदरलैंड्स में T20 सीरीज़ तो डोमिनेट की वेस्ट इंडीज़ ने, साइड बहुत अच्छी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान की वो स्लो एंड स्टडी, आपको पता है क्रिकेट के दरवाजे खुल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ऑस्ट्रेलिया का जो बड़ा एक कामयाब अपना दौरा रहा, उसके बाद वो जैसे आपने कहा कंटिन्यूटी है वेस्ट इंडीज़ की यहाँ पर। लेकिन जो असल जो मैं कहता हूँ मुकाबला है वो हीट के साथ होगा, क्योंकि जिस तरीके की मुल्तान की गर्मी आपको पता है जानी जाती है पूरी दुनिया में, और आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं उधर मुल्तान था जब लेवल 2 कंप्लीट किया गया। मुश्किल था वहाँ पर रहना और स्टेडियम में, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो उनकी है, मुल्तान स्टेडियम एक बड़ा तारीखी और खूबसूरत स्टेडियम है। उसकी प्रैक्टिस फील्ड आप देख लें, 5 से 6 नेट्स मौजूद हैं। उसके बाद जो क्राउड है, सबसे अच्छी चीज़ अहमद, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। चाहे आपने PSL के अंदर देखा होगा, क्योंकि मैं एक हिस्सा था जो एग्जीबिशन मैच मुल्तान सुल्तान का हुआ था, जिसमें वसीम अकरम 11 वर्सेस शोएब मलिक 11 था। एक एनर्जेटिक क्राउड आपको नजर आया था। तो मुल्तान के लिए अच्छी खबर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिंडी वालों के लिए फिर वही कि हमें इस दफ़ा मैचेस नहीं मिले। लेकिन अच्छी बात कि आपको एक टफ कंपटीशन पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन वेस्ट इंडीज़ को आप इजी भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है अभी रिसेंटली एक लीग वो एशिया के अंदर ख़त्म करके लड़के पाकिस्तान आ रहे हैं, और ज़रूर उनके सीनियर कैंपेनर्स नहीं है, जिससे बहुत से हम लोग भी कहते हैं कि शायद वो टीम वो चीज़ नज़र ना आए वेस्ट इंडीज़ में। लेकिन लिमिटेड क्रिकेट 50 ओवर्स भी आपको पता है वो बड़ा मज़े से खेलते हैं, 20-20 T10 करके खेलते हैं उसको। तो ये टीम अच्छी होगी, वेस्ट इंडीज़ की टफ टाइम ज़रूर पाकिस्तान को देगी। वैसे इस टीम की अगर हम बात करें, आपने जिस तरह कहा एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के साथ हमने हमेशा यही देखा है कि चाहे वो एक्सपीरियंस हो ना हो, ये जितने भी क्रिकेटर्स आते हैं जो डेब्यू भी कर रहे हैं, उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट वही रहता है। और हम यही देखते हैं कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं। उनको कंडीशंस मैटर नहीं करेंगी, वो सिचुएशन से तंग नहीं होंगे। उनके पास हमेशा कुछ ऐसी एस्केप शॉट्स होंगी कि वो किसी भी दिन ऑपोजिशन को प्रेशर में डाल सकते हैं। देखिए अहमद भाई, आपको पता है क्योंकि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं जो एक करके वेस्ट इंडीज टाइप बनता है। और मुझे क्योंकि अगर आप उनकी अंडर-19 को भी फॉलो करें जो वर्ल्ड कप खेलती है, उसके अंदर भी जितने लड़के उनके आते हैं वो एग्रेसिव क्रिकेटर्स हैं। मैंने हार्डली कोई लड़का देखा होगा कि जैसे चंद्रपॉल, आपको पता है जो पुराने होते थे सारवान वगैरह किस्म के, जो कि स्लो करके अपना पेस पे बैटरी पकड़ते थे अपनी। जितने उनके अंडर-19 के लड़के आप देखें, ज़्यादातर उसी अपना, जैसे जॉफ्रा आर्चर को देखें इंग्लैंड चले गए खेलने के लिए, तो उसी एक सर्किट से वो लड़के निकल के आ रहे हैं। और वो लड़के वही हैं जो एग्रेसिव पावर हिटर हैं। एक तो क्योंकि प्लस पॉइंट उनके पास, मैं कहता हूं कि ठीक है ज़रूर उनका एक माइनस पॉइंट टेस्ट के अंदर चला जाता है, लेकिन फॉर द लिमिटेड क्रिकेट, क्योंकि पूरी दुनिया में लीग क्रिकेट खेलते हैं उनके लड़के, एग्रेसिव क्रिकेटर्स इसलिए हैं। एशिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा पता आपको लीग्स खेल रहे हैं, चाहे वो PSL की आप बात करें, चाहे IPL की बात करें, तो वो इसका हिस्सा हैं इस सर्किट के अंदर। अब वो भी साथ में ज़्यादा टीम्स के लिए एक चला गया हुआ सिनेरियो कि जी यहाँ विकेट स्लो है, बॉल टर्न करेगा। मुल्तान में क्योंकि आपको पता है ह्यूमिड कंडीशंस होंगी, तो थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ कि शायद विकेट
विकेट स्लो होगा, इतना तेज विकेट मुल्तान का होगा नहीं, बैटिंग को भी शायद सपोर्ट करे, स्पिनर्स को भी शायद सपोर्ट करेगा मुल्तान का विकेट। तो वो चीज़ अब खत्म हो चुका है, एक्सक्यूज के जी अपना बॉल स्पिन करेगा, उनके लिए टफ कंडीशंस होगी, क्योंकि इतना वो एशिया के अंदर खेले हुए हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस एज मौजूद है इस वक्त। और पाकिस्तान को थोड़ा बहुत मैं कहता हूं जरूर अपना होम कंडीशंस है, एज है आपके पास, लेकिन एक टाइम पीरियड पाकिस्तान क्योंकि रेस्ट में रहे हैं ज्यादातर लड़के, जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हैं इस वक्त, वो एक प्रॉपर मैं कहता हूं पूरे महीने का अपना क्रिकेट खेलते हैं, वो लेकिन circuit के अंदर आ रहे हैं। ये क्रूशल आईसीसी वर्ल्ड कप लीग के पॉइंट्स हैं जो आपको हासिल करने हैं, तो पाकिस्तान तो नो डाउट फुल साइड के साथ ही जाएगा, क्योंकि हमारी जो तादाद है वनडेज की जो हम खेलते हैं वो कम है बहुत। हमने पहले भी हाईलाइट कराया कि पिछले भी एक साल में आप पिछले सीजन पूरे 13 सिर्फ वनडेज खेल सके, अभी भी ये वाइट बॉल सीरीज है, इसके बाद दूर तक कोई वनडेज हमें नहीं नजर आ रहे, तो आप तो पूरी साइड के साथ जा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फिर वहीं आता है कि अगर हमें एक बड़ा टारगेट चेस करना हो तो हमारे मिडिल ऑर्डर में क्या वो सलाहियत है कि हम उस तरह से 50 ओवर क्रिकेट खेल सकें। देखिए अहमद भाई, आपको याद हो कि जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि एक वो वक्त था जब हम बात करते थे कि पाकिस्तान टीम के पास ओपनर नहीं है, आज वो वक्त है कि आपके पास 4 से 5 ओपनर बैठे हैं, आपको समझ नहीं आ रही किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। स्टिल अगर अभी भी आप अगर पाकिस्तान को देख लें, जो मिडिल ऑर्डर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे वो आप T20 देखें, वर्ल्ड कप में आपने खेलने जाना है, उसके अंदर भी आपको मिडिल ऑर्डर अभी तक वो नजर आ रहा है कि एक सॉलिड पोजीशन नहीं है किसी के पास पड़ी हुई। वनडे के अंदर आप देख लें तो आपके पास अभी भी सॉलिड कोई बैट्समैन है नहीं, क्योंकि हमेशा आप देखें आप रिलाई नहीं कर सकते रिजवान क्योंकि वनडे में नीचे खेलते हैं आके, आप हमेशा बाबर आजम या अपना इमाम उल हक पर रिलाई नहीं कर सकेंगे। कहीं ना कहीं जब जहां पर आपकी जल्दी ब्रेक अपना ऊपर अगर ब्रेक थ्रू हो गया तो दैट मीन्स वो मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आपका आएगा। जो एक सीनियर आपने इफ्तिखार को भी ट्राई किया, यहाँ पर आपने कोशिश की कि खुशदिल शाह को ऐसा पावर हिटिंग स्लॉट 5वें 6ठे नंबर पे खिलाया जाए। मिडिल ऑर्डर्स के अंदर आपने बहुत सी चेंजेस भी की, लेकिन हारिस सुहेल मैं कहता हूँ एक ऐसा बैट्समैन मुझे नजर आता था मिडिल ऑर्डर में जो कि पाकिस्तान को स्टेबल करता था इनिंग्स को, लेकिन आपको पता उनके इश्यूज रहे हैं, चाहे वो फिटनेस का हो, चाहे अपना फटीक का, जी मैं अपना डिस्टर्ब हूँ, मुझे रेस्ट लेकिन वैसे आपने जिस तरह कहा कि अब हमारे पास ओपनिंग स्लॉट के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम कुछ ऐसे लोग जो ओपनिंग स्पॉट के लिए वाई करें उनको मिडिल ऑर्डर में ट्राई कर सकें। बट ये सवाल ज़रूर बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें अब ज्वाइन कर रही हैं स्पोर्ट्स 360 में हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक कप्तान, क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अहमद, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। सना, मुल्तान में सीरीज शुरू होने जा रही है, कल पहला वनडे है, आपको भी हम वहाँ पर ज़रूर देखेंगे। जो मैं और अवैस बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा मिडिल ऑर्डर अभी भी एक्सपोज्ड है कि हम अभी तक वहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए। आपको लगता है जिस तरह हम कुछ प्लेयर्स की बात करते हैं, अगर उनको ओपनिंग स्पॉट पर जगह नहीं मिल रही तो आप उनको 3-4 नंबर पर या मिडिल ऑर्डर में कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करें, पर्टिकुलरली जैसे आपके पास शान मसूद की ऑप्शन मौजूद है? देखिए जो टॉप 4 है वो तो आपको काफी क्लैरिटी से नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ने अपने टॉप 4 तो कंफर्म एक तरह से कर दिए हैं वनडे में। इमाम आपके बाबर हैं, साथ फखर जमान है और रिजवान है। जो 5वां 6ठा 7वां नंबर है उसमें ज्यादा चेंजेस हैं। शादाब वापस आ रहे हैं इंजरी के बाद, वो आपकी एक स्पॉट वो ले लेंगे। बाकी 2 स्पॉट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर ऑब्वियसली आपने देखा है कि पिछले 1.5-2 साल के अरसे में बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई हुए हैं, और अब टाइम ऐसा आ गया कि फिर अब होपफुली कोई भी जो भी ग्रैब करेगा ऐसे अपॉर्चुनिटी को, ताकि वहाँ पे एक स्टेबिलिटी नजर आए, आप एक प्लान के साथ चलें। अभी भी बहुत सी चेंजेस है, हमने आसिफ अली को पिछली सीरीज में देखा, अब इफ्तिखार आ गए, तो अब देखना होगा किस तरह से ये लोग परफॉर्म करते हैं। और जहाँ तक बात है शान मसूद की, वो तो अभी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, पर जिस तरह की उनकी फॉर्म है उनको पाकिस्तान की क्रिकेट में ज़रूर शामिल होना चाहिए। बिल्कुल। कंडीशंस के बारे में क्या कहेंगी सना? अगर ओवरऑल हम मुल्तान की बात करें, हमें पता है विकेट ट्रेडिशनली इस वेदर के अंदर थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली ज़रूर हो जाएगा। कल भी हम बात कर रहे थे मोस्ट प्रॉब्ली साइड्स चेस करने ही जाएंगी, तो आप क्या कहना चाहेंगी? देखना होगा चेस करने जाएंगी कि नहीं फील्डिंग, क्योंकि चेस करने में पहले गर्मी में फील्डिंग करनी पड़ेगी। 4 बजे मैच स्टार्ट है और बाद में ऑब्वियसली फील्डिंग करनी थोड़ी आसान होगी, तो देखना होगा क्या स्ट्रैटेजी लेके चलते हैं लोग। फास्ट बॉलर्स ऑब्वियसली स्ट्रगल करेंगे, स्पिनर्स और बैटर्स को ज़्यादा फायदा यही है कि मिलेगा। और वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है नीदरलैंड्स के बाद, उस मौसम के बाद फ़ौरन आके इधर एडजस्ट करना। पाकिस्तान के पास फिर भी ऑब्वियसली वो लाहौर में कैंप कर रहे थे, तो उम्मीद तो यही है कि वो ज़्यादा जल्दी एडजस्ट कर जाएंगे। वैसे आपको भी लगता है कि नेदरलैंड्स के बाद उनको यहाँ पर लाना थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो गया कि एकदम इमीडिएट वेदर चेंजेस आपने दे दी? देखिए ऑब्वियसली होता है, आपको पता है, क्योंकि एक बॉडी टेम्परेचर आपकी उस चीज़ की यूज्ड और आप आते ही अपना ह्यूमिड कंडीशंस, आई गेस मुल्तान में, क्योंकि सना वहाँ पर बेहतर समझा सकती हैं, आई गेस 50 के करीब तो होगा शायद टेम्परेचर, फील लाइक 50-51 तो होगा। इट्स ए ह्यूमिड कंडीशन, लेकिन चैलेंजिंग पोजीशन है दोनों टीम्स के लिए। पाकिस्तान टीम क्योंकि वहाँ पर है, ऑब्वियसली हम लाहौर में प्रैक्टिस कर रहे थे, लाहौर भी क्योंकि काफ़ी
गर्म एरिया है, लेकिन स्टिल चैलेंजिंग पोजीशन होगी। लेकिन देखने वाली यही बात है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो कि जो आपको पता है T20 मोड में जानी जाती है, यंग प्लेयर्स हैं उनके, ज़्यादातर वो एक्सपीरियंस कैंपेनर्स नहीं है जो कि वेस्ट इंडीज़ को लेके पहले चलते थे। वो किस तरीके से पाकिस्तान की एक्सपीरियंस लाइनअप के आगे, मुझे पता है स्टिल बैटिंग के अंदर हमें इशू ज़रूर हैं, लेकिन आपको बॉलिंग आपको पता है, चाहे वो लिमिटेड ओवर्स हों, चाहे अपना आपके लड़के इस वक्त काउंटी सीजन खेल के आ रहे हैं, तो आपकी बॉलिंग इस वक्त अप टू दैट मार्क इन द वर्ल्ड कप को जानी जाती है। तो ये बड़ा एक मज़े का कंपटीशन होगा। ज़रूर फास्ट बॉलर्स को विकेट नहीं सपोर्ट करती, लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी देखने वाले होंगे सीरीज के अंदर। बिल्कुल, हमेशा से उन्हीं पे एक फोकस रहता है कि वो कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। अब बट सना, अगर इस वेस्ट इंडीज़ की टीम की बात करें तो ट्रेडिशनली क्योंकि एग्रेसिव क्रिकेटर्स आए हैं, अगर इनके कुछ एक्सपीरियंस नामों की भी बात करें, बट अगर आप ये जो अभी नए ब्रांड के क्रिकेटर्स आ रहे हैं, एग्रेसिव तो ज़रूर हैं, लेकिन इनमें काफ़ी ऐसी सलाहियत मौजूद है काफ़ी प्लेयर्स में कि ये इनिंग्स बिल्ड करना भी जानते हैं। बिल्कुल, लंबे फॉर्मेट खेलते हैं, जैसे शायद होप भी हो गया, निकोलस पूरन में भी एग्रेशन जरूर है, पर एक सेंसिबल एग्रेशन है एज कम्पेयर टू जो बाकी इनके प्लेयर्स रहे हैं। तो बैटिंग के हवाले से मुझे फिर भी लगता है कि इनके वो प्लेयर्स हैं जो इनिंग्स को बिल्ड करना और लंबा लेके जाना वनडे में जाते हैं, बट एज ए यूनिट, एज ए बॉलिंग यूनिट, कितना ये इकट्ठे मिल के, जिस तरह होता है ना बॉलिंग इन पार्टनरशिप्स, वो कितना प्रेशर ये डाल पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग अब काफी मजबूत हो गई है। जैसे हमने देखा एक जमाना था कि आप बहुत ही बॉलिंग हेवी साइड होते थे, आप बॉलिंग से डोमिनेट करते थे, पर अब पाकिस्तान की बैटिंग भी काफी वर्ल्ड क्लास नजर आती है। तो वहां पे अगर कोई एक बॉलर या दो बॉलर्स भी ऐसे हों जिसके ऊपर आप अटैक कर सकें, तो आप पूरी अपनी इनिंग्स को उसके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। और पाकिस्तान की बैटिंग में ये सलाहियत मौजूद है अब कि वो किसी भी वक्त जाके उसको एक्सीलरेटर पे पाँव रख सकते हैं। तो इसलिए उनका जो बॉलिंग यूनिट है वो एज ए 5 के 5 बॉलर इस तरह के उतारे ग्राउंड में, जो कि इन कंडीशंस में टफ टाइम पाकिस्तान को दे, वो मुझे ज्यादा बड़ा चैलेंज लगता है। क्योंकि बैटिंग तो ऐसी चीज है कि एक अच्छी पार्टनरशिप लग जाए, दो प्लेयर्स अच्छा खेल जाए, तो वो भी मैच को काफी हद तक वो अपोजिशन से दूर लेके जा सकते हैं। पर एज ए बॉलिंग यूनिट वो कितना उसके ऊपर प्रेशर डाल पाएंगे, क्योंकि नेदरलैंड्स के भी जो मैचेस अभी तक देखे उसमें शुरू के ओवर्स में इतनी जल्दी ये लोग ब्रेक थ्रू ले नहीं सके। तो वो देखना पड़ेगा कि किस तरह से इनकी बॉलिंग यूनिट जो है वो प्रेशर डाल पाएगी। बिल्कुल, ये फैक्टर ज़रूर है। मजीद गुफ्तगू करेंगे, हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन चीमा हमें ज्वाइन करें। हसन, आप क्या कहना चाहेंगे अगर वेस्ट इंडीज़ की साइड के बारे में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो ये जो नए ब्रांड ऑफ क्रिकेटर्स वहां से आए हैं, इनको इनिंग्स बिल्ड करना ज़रूर आती है, ऑल्दो ये एग्रेसिव है। हाँ, वो तो है। आई थिंक ब्रांडन किंग की जो प्रोग्रेस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है वेस्ट इंडीज के लिए, क्योंकि पूरन और शाय होप तो खेलते आ रहे हैं, बट हमने देखा है कि वो एक तीसरा प्लेयर होता है। पहले शिमरन हेटमायर का इंतजार कर रहे थे और प्लेयर्स का इंतजार कर रहे थे, बट लाइक उनमें से कोई भी इस तरह से स्टेप अप नहीं कर सका जिस तरह से करना चाहिए था। ब्रांडन किंग ने अभी नीदरलैंड्स वाली सीरीज में 250 किए हैं, और उससे पहले डोमेस्टिक में भी वो जो फाइनली 2-3 साल बाद कोविड के फाइनली जब डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू हुई है वेस्ट इंडीज में, तो उसमें भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे थे। तो दैट इज समथिंग जहाँ पे उनका फर्क पड़ेगा। जो एक चीज जो सना ने पॉइंट आउट की वो बड़ी की है कि जो नेदरलैंड्स और वेस्ट इंडीज की अभी सीरीज हुई थी 3 मैचों की, उसमें नेदरलैंड्स की जो सबसे कम तरीन ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो 63 रन की थी, वो भी 12 ओवर्स में थी। एक आई थिंक 98 रन की, तो एक 100+ की ओपनिंग पार्टनरशिप थी। सो तो ये एक मसला रहा है वेस्ट इंडीज का इन द रीसेंट पास्ट, कि मतलब काइल मेयर्स भी नई बॉल कर रहे हैं, अकील हुसैन एज स्पिनर नई बॉल कर रहे थे। दैट इज वेयर दे मिसिंग, दैट इज आल्सो वेयर जहां पे पाकिस्तान की सबसे स्ट्रेंथ इन द रीसेंट पास्ट रही है। इमाम, फखर और बाबर जो टॉप 3 है पाकिस्तान का, जिस तरह से खेलता है और जितना लंबा वो खेलता है, दैट इज वेयर वो एडवांटेज होगा। जब तक वेस्ट इंडीज उसको कॉम्बैट नहीं कर सकते, आई डोंट थिंक कि वो इतनी कोई इक्वल सीरीज होगी एज सच। ये बिल्कुल प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन हसन ओवरऑल अगर हम देखें, अगर थोड़ा सा पास में भी चले जाएं, फास्ट बॉलर्स की एक अच्छी लॉट तो ज़रूर आती है, बट अभी रिसेंट में वो कंटिन्यूएशन अगर आप देखें, शैनन गैब्रियल एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट आए, पहले हम फिडल एडवर्ड्स या और ऐसे बॉलर्स देखते थे जो हमने देखा जो परफॉर्म करते रहे, कीमा रोच खुद हो गए, बट एक वो कंसिस्टेंसी अभी यंगर लॉट में आपको ऐसी नज़र आ रही है फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में?
नहीं, इसमें भी आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा, आपने जिनका नाम लिया, शायद गेब्रियल की बात करें आप या कीमा रोच की बात करें, वो मोस्टली रेड बॉल के प्लेयर्स ही रह गए हैं। ओनली जेसन होल्डर ही ऐसे थे जो कि रेड बॉल और व्हाइट बॉल दोनों इस तरह खेलते हुए आ रहे थे, रेगुलरली खेलते आ रहे थे। जो एक चीज है वो ये है कि जेडन सील्स का जो प्रोग्रेस है, जिस तरह से वो लंका प्रीमियर लीग लास्ट ईयर खेले थे, जिस तरह से वो अंडर 19 टीम के थ्रू आ रहे थे, दैट इज गोइंग टू बी की। अभी देखो सिर्फ एक ही ओडीआई खेले हैं, लेकिन T20 में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं जो डोमेस्टिक लेवल का होता है। और टेस्ट मैचेस में खास तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट ईयर जब वेस्ट इंडीज जो टेस्ट मैच जीता था, उसमें जो उनकी परफॉर्मेंस थी दैट वाज एक्सेप्शनल। तो वो प्रॉब्ली उनका थोड़ा सा फायदा हो सकता है। बट अगेन सील्स इज एक बॉलर है, तो उसके अलावा कौन करेगा कि मतलब अगर कायल मेयर जो कि प्रीटी मच एक मीडियम पेसर ही हैं, जो कि एसेंशियली एक बैटिंग ऑलराउंडर प्रीटी मच उनको कहते हैं, वो खेल रहे हैं, या अकील हुसैन एज अ स्पिनर ओपन कर रहे हैं, तो वो सील्स के साथ कौन होगा सेकंड फास्ट बॉलर, थर्ड फास्ट बॉलर, वहां पे उनको कमी महसूस हो रही है। इवन उनके जो बुरे टाइम थे उसमें भी आंड्रे रसल, ड्वेन ब्रावो, ये सारे ऐसे बॉलर थे कि शायद ये वर्ल्ड क्लास बॉलर्स ना हो, लेकिन अपना रोल जो है वो पूरा कर सकते थे। दैट इज वेयर देयर मिसिंग। बट अगेन वो बात है, मुल्तान में आई डोंट नो कि कितने फास्ट बॉलर की जरूरत भी होगी आपको। बिल्कुल, ये ज़रूर एक फैक्टर है। सना, आप क्या कहना चाहेंगी ओवरऑल? अगर बॉलिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो पाकिस्तान का बड़ा पोटेंट बॉलिंग अटैक है। वेस्ट इंडीज़ की बात करें, मुल्तान में तो डेफिनेटली एक स्पिन फैक्टर ज़्यादा यूटिलाइज होता हुआ नज़र आता है। आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। मजीद गुफ्तगू इस पर जारी रखेंगे। वैसे बॉलिंग अटैक की बात कर लें, हमारा तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक हमें नज़र आ रहा है, चाहे मुल्तान हो या कोई भी पार्ट ऑफ पाकिस्तान हो, बट वेस्ट इंडीज़ थोड़ा सा वहाँ पर एक्सपोज ज़रूर है। अब देखिए, आपको पता है क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी ने लीड फ्रॉम द आपकी बॉलिंग लाइनअप, चाहे वो टेस्ट मैच हो चाहे वनडे T20 में लीड करके दिया है, और आपको ब्रेक थ्रूज वो जाने जाते हैं स्टार्ट ओवर्स के अंदर। क्योंकि न्यू फेसेस, मेरा स्टिल था कि थोड़ा बहुत कि शायद न्यू फेसेस को चांस दिया जाएगा यहाँ पर, जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स उनको रेस्ट दिया जाए, क्योंकि आपकी क्रिकेट बहुत ज़्यादा आप देखें ना लिमिटेड है। बेसिक T20 भी आगे, एशिया कप है, वर्ल्ड T20 का आ रहा है, लेकिन जो अपना वर्ल्ड वनडे चैंपियनशिप, ऑब्वियसली आपकी कोशिश यही होगी कम वनडे हैं, जितना अच्छा परफॉर्म करें टॉप ऑफ द टेबल का अपना जाएं। लेकिन मैं हसन भाई की बात सुना था, राइटली पॉइंटेड, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के जो 2-3 बैट्समैन हैं उन्होंने परफॉर्म क्योंकि किया है। आप पुरान की बात कर लें, दूसरों की निकलेस पुरान वगैरह, लेकिन इट वुड बी अ रियल टफ टाइम फॉर देम कि जब वो फेस करेंगे शाहीनशाह अफरीदी, क्योंकि प्राइम फॉर्म में है, काउंटी सीजन खेल के वापस आ रहे हैं। ज़रूर फास्ट बॉलर्स को इतनी सपोर्टिव विकेट नहीं होगी, मुल्तान को चैलेंज ज़रूर होगा फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग इस वक्त प्राइम फॉर्म में है। आप क्या देखते हैं? शाहीनशाह अफरीदी तो हैं ही, और दो ऑप्शंस आप क्या देखना चाह रहे हैं? वैसे देखिए, मेरी तो हमेशा, शायद बहुत से लोग क्योंकि इस चीज़ से डिसएग्री भी करें, मेरी बड़ी ख्वाहिश रही है कि शायद अपना दहानी को चांस यहाँ पर देना चाहिए, क्योंकि एक जो फास्ट बॉलर के अंदर जो एग्रेशन और ख़ास करके जिस तरीके की लिमिटेड क्रिकेट वो खेल रहे हैं इस वक्त, पिछले जो भी पाकिस्तान सुपर लीग का जो सीज़न भी एंड हुआ उसमें बहुत लोगों ने तनकीद भी की थी कि वो एक्सपोज हुए हैं, उन्होंने उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं जो पहले एडिशन के अंदर दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हार्डवर्क किया है, इस लेवल तक गए हैं, और ख़ास करके जो एग्रेशन एक फास्ट बॉलिंग के अंदर वो लेके आते हैं, एक प्लस पॉइंट आपके लिए। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनको शायद चांस यहाँ पर देना चाहिए था पाकिस्तान को। उसके बाद वसीम जूनियर को, आपको पता है, वो कोशिश उनकी यही रही है कि पाकिस्तान टीम ऐसा, क्योंकि KPL से अगर मैं देखता हुआ हूँ तो ज़्यादातर बात ये होती थी कि ऐसा ऑलराउंडर शायद लॉन्ग हैंडल भी यूज़ करते हैं, आपको प्लस पॉइंट एक मिल सकता है पाकिस्तान टीम को इसके अंदर। लेकिन विद द बॉलर ने परफॉर्म किया, बैटिंग के अंदर ज़रूर उनको भी टाइम लगेगा इस चीज़ पे, जो कि पाकिस्तान ऑलराउंडर अपना जो ढूंढ रही है शायद डाउन दी ऑर्डर जाके, जैसे शादाब खान है उसके लिए। लेकिन जो मिडल ऑर्डर है, जो हम हमेशा बात करते हुए हैं, वो एक सबसे बड़ी, मैं कहता हूँ इस वक्त पाकिस्तान के लिए इशू थोड़ा सा होगा, क्योंकि मिडल ऑर्डर के अंदर आपकी कौन सी पोजीशन ऐसा बैट्समैन होगा जो कि फर्दर आपको प्रोलॉन्ग करे। बिल्कुल, ये ज़रूर है। अवैस, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे स्पोर्ट्स 360 पर। सीरीज़ कल से शुरू होने जा रही है, 3 वनडेज़ हैं। कल आप पहला मैच देखेंगे, उसके बाद अगर आप ओवरऑल सीरीज़ की बात करें तो 2 वनडेज़ और, यानी 3 इन टोटल खेले जाएंगे। तमाम मैचेस आप PTV स्पोर्ट्स HD हाई डेफिनेशन में बराह रास्त देख सकते हैं। और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। अब बात करते हैं UEFA नेशंस लीग की, जहाँ पर फुटबॉल की दुनिया में बड़े ज़बरदस्त कुछ मुकाबले हुए, और काफ़ी नज़रें ज़रूर हैं काफ़ी टीम्स के ऊपर कि वो कैसा परफॉर्म करती हैं। जिस तरह हमने कल भी आपको बताया, वेल्स के बारे में खसूसी तौर पर अगर गुफ्तगू करें कि 64 साल बाद उन्होंने क्वालिफाई किया है वर्ल्ड कप के लिए, तो बेल की जब आप बात करें तो वो एक स्टैंड आउट परफॉर्मर तो ज़रूर है, बट ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त लगा। अगर कुछ रिसेंट मैचेस की बात करें तो ऑस्ट्रिया को शिकस्त हुई डेनमार्क से, जबकि क्रोएशिया और फ्रांस का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। हसन, क्या कहना चाहेंगे पर्टिकुलरली अगर हम वेल्स की पहले बात कर लें? आई थिंक वो यही बात है, जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि 2022 में पहुंचे आफ्टर 1958, ऑलमोस्ट 64 साल बाद, तक ओनली सेकंड एवर वर्ल्ड कप वेल्स की हिस्ट्री का जो रहा है। इनकी जो ये जो जनरेशन थी वो आपके सामने है। 2016 के यूरोज में पहली दफा
पहला उनका टूर्नामेंट था इन 60 इयर्स जिसपे वो क्वालिफाई किए थे, ऑलमोस्ट 60 इयर्स, और उसके सेमीफाइनल तक पहुंचे। फिर यूरो 2020 में उनकी क्वालिफिकेशन हुई। तो ये जो वेल्स की एक जनरेशन है, अब उनका प्रीटी मच आखिरी मौका था। बेल 32 के हैं, लेकिन काफी उम्र सीधा 32 के हैं, क्योंकि काफी उनके ऊपर प्रेशर आ चुका है, काफी ज्यादा उनके ऊपर, उनके बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आ चुका है, बहुत ज्यादा इंजरीज रही हैं। एरन रैमजी 31 के हैं, जो एलन 32 के हैं, बेन डेविस 29 के हैं। तो ये प्रीटी मच इनके सबके लिए आखिरी मौका था। आज से 4 साल बाद इन सब ने मिड 30s में होना था। वेल्स उस तरह से कम्पीट ना कर पाती, तो ये वाहिद मौका था, और उसमें क्वालिफाई करना, आई थिंक they basically set themselves up as पिछले एटलीस्ट 60 सालों में वेल्स की बेस्ट एवर टीम। इवन गेग्स और इन सब की टीमों के साथ भी कभी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो मैंने बहुत एंजॉय किया जो उनकी जो सेलिब्रेशन थी, वो बाकी सब कुछ भी था। अब नेशंस लीग की बात है, इस साल नेशंस लीग का थोड़ा सा इशू ये है कि नेशंस लीग वाज ब्रॉट इन के वो फ्रेंडलीज को, मीनिंगलेस फ्रेंडलीज को रिप्लेस करे। बट इस वक्त टीमें जो है वो फ्रेंडलीज की उनको जरूरत है, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए बिल्ड कर रही हैं रादर। और उस वर्ल्ड कप के लिए क्या फॉर्मेशन होंगे, कौन से प्लेयर्स किधर खेलेंगे, ऑल ऑफ दैट सब वो चलता है। तो वर्ल्ड कप खैर इस साल थोड़ा सा ऑफ टाइम पे है, तो बट इवन देन इंटरनेशनल टीम्स के पास जो जब टाइम होता है वहीं वो उस पर काम कर सकते हैं। डिफरेंट टीम्स डिफरेंट स्ट्रैटेजीज डिफरेंट प्लेयर्स को ट्राई कर रही हैं। तो अभी आई डोंट थिंक रिजल्ट्स पे आज सच कोई इफेक्ट पड़ेगा, बट आई थिंक ये अच्छा बिल्डअप होगा कमिंग इनटू वो जो विंटर का वर्ल्ड कप होगा इस साल। और कुछ मैचेस की बात करें, क्रोएशिया और फ्रांस के मैच पर काफी नजर थी, एक एक गोल से मैच ये बराबर रहा। हाँ, उसमें यही है कि आपका क्रोएशिया और फ्रांस दोनों ऐसी टीमें हैं जो कि मतलब थोड़ा सा एक कंफ्यूज से मोड में है, क्योंकि इससे पहले तो वो 2018 के वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट थे दोनों। तो इट्स नॉट लाइक कि उन दोनों टीमों ने कुछ प्रूव करना है। तो अब वापस अगर उस मुकाम पे जाना है तो उसके लिए उनको क्या चाहिए होगा। फ्रांस को हमने देखा डेनमार्क के अगेंस्ट ओवर द वीकेंड भी वो एक उनकी लॉस हुई थी। अब नेशंस लीग के ही मैच में उनका क्रोएशिया के खिलाफ ड्रॉ हुआ। तो लाइक फ्रांस जो एक डोमिनेंट टीम होती है, जो एक डिफेंडिंग चैंपियन वाली बात होती है, वो उस तरह से शायद परफॉर्म नहीं कर रही। और अगेन फिर वही बात आती है कि आपकी डिफेंडिंग चैंपियन वाली जो हिस्ट्री रही है इन द रीसेंट वर्ल्ड कप, तो आप सबके सामने 18 में जर्मनी जो है वो पहले राउंड में बाहर हो गई डिफेंडिंग चैंपियंस, 14 में स्पेन डिफेंडिंग चैंपियंस पहले राउंड में बाहर, 2010 में इटली जो डिफेंडिंग चैंपियंस है वो पहले राउंड में बाहर हो गए ग्रुप स्टेजेस में। तीनों जो वर्ल्ड चैंपियंस है, आई थिंक फ्रांस 2002 को मिला लें, पिछले 5 में से 4 जो डिफेंडिंग चैंपियंस है वो ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर हो गए थे। तो फ्रांस के लिए मतलब खतरे की घंटी तो है कि वो उनको फॉलो ना करें। तो इस वजह से वो डिफरेंट चीजें ट्राई कर रहे हैं। अभी अब वाला मैच भी देखते, इट्स नॉट लाइक बेंजेमा और एम्बाप्पे और ये सब खेले थे। आपके नांगोलो कॉन्ते खेले, नई एक जनरेशन को मौका दे रहे हैं। शॉमिनी खेल रहे थे, क्रिस्टोफर नकुंकू दोनों मैचेस खेले, डेनमार्क वाला भी खेले और क्रोएशिया वाला भी खेले। तो लेट्स सी कि वो क्या बनता है। बट अभी देखना यही होगा कि डिशॉन आगे जाके क्या करते हैं, क्योंकि जो रीजन वो जो मैंने जैसे बात की थी 5 में से 4 टीमें जो है अपने वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर हो गई थी, बिकॉज जब वो जो डिफेंडिंग चैंपियन टीम होती है उसके कोच की यही कोशिश होती है कि जो जिन खिलाड़ियों ने उसे वर्ल्ड कप जितवाया था पिछले वाला, उस पे ही वो ज्यादा रिलाई करता है। आखिर अगर आपको एक टीम ने, एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स ने वर्ल्ड कप जितवाया हो तो उससे ज्यादा क्या आपको प्रूव कर सकते हैं। तो वो कोशिश यही करते हैं कि इवन वो थोड़े एजेड भी हो गए तब भी उनको खिलाया जाता है। और यही इशू 2010 में अगर आप इटली की बात करें तो था, मतलब टॉटी को वापस लाया और कई ऐसे प्लेयर्स थे। 14 में स्पेन की बात करें तो अगेन थोड़ी सी स्लो टीम दिखाई दी, नेदरलैंड्स के अगेंस्ट फिजिकलिटी ने उन्होंने डोमिनेट किया, बिकॉज उस टीम जो थी वो ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ बेसिकली 30 प्रीटी मच। 18 में अगर जर्मनी की बात करें, सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग, ऑल्दो लाम श्वाइनस्टाइगर ओजिल जैसा वगैरह जैसे प्लेयर नहीं थे। तो अब फ्रांस को यही फिगर आउट करना है कि क्या, जैसे एंटोन ग्रीजमैन आज से 4 साल पहले तो ये बात हो रही थी कि वो शायद यूरोप के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। अब पिछले साल में वो बार्सिलोना के साथ रहे, एथलेटिको के साथ रहे, उससे पहले बार्सिलोना के साथ थे रादर, और उसमें उनकी वो परफॉर्मेंसेज नहीं रही जो 2016, 2017, 18 में उनकी परफॉर्मेंस होती। तो क्या ग्रीजमैन खेलेंगे कि नहीं वो देखना होगा। पॉल पॉगबा hasn't really progressed the way जिस तरह से उनकी तवक्कुआत थी। एंगोलो कांते जो हैं वो अब इंजरी से लाचार होना शुरू हो गए हैं। राफा वरान का, आप तो खैर मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन, आपको तो अंदाजा है राफा वरान की भी फॉर्म इतनी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रही। तो क्या इन प्लेयर्स पे रिलाई करेंगे या फिर वो, क्योंकि द वन थिंग जो फ्रांस के पास है
वो ये है कि उनका सिस्टम, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तगड़ा है कि उनके प्लेयर्स जो हैं वो हर कुछ अरसे बाद एक नई जनरेशन आ जाती है। अब अगर पॉगबा गए तो ऑलरेडी शोमेनी इस टीम में आ रहे हैं, अगर राफा वरान गए तो हम देख रहे हैं इब्राहिम कोनाते, मतलब खैर वरान की तो इतनी एज नहीं है, बट इब्राहिम कोनाते जैसे सेंटर बैक्स उनके पास आ रहे हैं, दायो पामिकानो उनके पास आ रहे हैं। मतलब कि एक बायर्न का जो फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक और लिवरपूल का प्रीटी मच एक फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक पेयरिंग जो है, ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिछले 4 साल में फ्रांस के इमर्ज होके आए हैं। तो ये देखना होगा कि देशॉं उस टीम को मतलब उसमें रिसाइकलिंग करते हैं या वो अपने पुराने ही प्लेयर्स पे रिलाई करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन फॉर फ्रांस गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल हसन, आखिरी सवाल इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड को हंगरी के हाथों शिकस्त हुई, थोड़े से जरा लैक लस्टर लग रहे हैं इंग्लैंड। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वही बात थी कि उनकी प्रीटी मच अगेन जैसे मैंने पहले बात की, उनकी भी फर्स्ट 11 नहीं खेल रही थी। मतलब बेलिंगम प्रीटी मच जब मैंने देखा था उस वक्त जो उनकी फर्स्ट 11 थी उसमें से बेलिंगम वाज प्रॉब्ली द ओनली वन जिसको मैं समझूंगा उनकी फर्स्ट 11 का हिस्सा होगा। अदरवाइज तो लाइक अगर आप इंग्लैंड हंगरी की बात करें तो shouldn't really be competition as such. England will remain, I think, one of the 3 to 4 favorites going into the World Cup. और जब उनकी first 11 खेलेगी तो फिर ही देखना होगा। Although perhaps it doesn't look great on आपके गैरेथ साउथगेट, क्योंकि अगर आपके पास इस लेवल पे जो मुझे डिशॉन से जो इशू रहा है थ्रू आउट, ये बिल्कुल एक फैक्टर हम जरूर देख रहे हैं। हसन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे स्पोर्ट्स 360 पर। जिस तरह कि हसन ने कहा कि कुछ टीम्स ऑब्वियसली अपनी फर्स्ट 11 के साथ नहीं जा रही, तो वो लैकलस्टर परफॉर्मेंस आपको इस वजह से भी नजर आ जाती है जब आप यूएफए नेशंस लीग की बात करते हैं। बट वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन है और बहुत ज़रूरी है, और देखना ये है कि कौन सी टीम्स एंड में क्वालिफाई करेंगी। इस मौके पर और भी चीज़ें हैं जिनसे आपको तारुफ भी कराना है, कुछ लोगों से डिस्कस भी करनी है, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। Here he goes again. बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें, पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी की छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। इस ममलकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए। आप किसी भी दीन, मजहब, जात या अकीदे से ताल्लुक़ रखते हों, कार्य रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। अब बात करनी है रवायती खेलों की। जब आप रवायती खेलों की बात करते हैं तो पाकिस्तान की एक पूरी तारीख है, कुछ रिवायात हैं। जब आप कल्चर की बात करते हैं, ट्रेडिशंस आ जाते हैं, और बहुत से ऐसे खेल हैं। हम अगर हमारी स्पोर्ट्स टीम की बात करें जो पीटीवी पर है, स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा हमारा एक और प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम है, हमें ये एजाज़ ज़रूर हासिल था कि जो हर साल एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स का एक फेस्टिवल होता है लाहौर में, वहाँ हम जाकर इन खेलों को हमने देखा। इसमें कबड्डी भी शामिल थी, इसमें कोकला छुपाके थी, पिट्ठू गरम था, लूडो थी, बहुत से ऐसे खेल हैं जो कि मेरे ख्याल से हमने ज़रूर उस एज में शायद इन्जॉय भी किए हों और जिनके बारे में पढ़ा भी हो। लेकिन अब जब मॉडर्न जनरेशन की बात करते हैं तो उनके लिए इन खेलों की कितनी इंपॉर्टेंस है, इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे और मज़ीद जानेंगे जब हम इन रवायती खेलों की बात करते हैं कि पाकिस्तान में इनको स्ट्रक्चर वाइज
हम कैसे चला पा रहे हैं और आगे मुस्तकबिल के लिए हमारे क्या प्लान्स हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सदर हैं पाकिस्तान ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स काउंसिल के, और इनसे हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और आज ये हमारे मेहमान हैं, इनसे हम ये भी जानेंगे कि आगे मुस्तकबिल में हमारे क्या प्लान्स हैं। सैयद ज़ीशान नकवी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, खैरियत। सर बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर हमें बताइएगा, जिस तरह कि हमने कहा कि एक पूरी तारीख है हमारी, कुछ रिवायात हैं और ये खेल उन्हीं सब रिवायात का हिस्सा ज़रूर हैं। तो एट करंट जब हम बात करते हैं हमारी काउंसिल की, तो क्या हो रहा है सर, और क्या हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर वाइज हम कैसे हैं? इसमें जी हमारा बेसिकली प्लान तो ये है, जिस तरह कि हमने काफ़ी इवेंट्स रेगुलर बेसिस पे कराते भी हैं जी, इस्लामाबाद में भी और ऑल ओवर द कंट्री, जिसमें जिस तरह आप देखेंगे, जिस तरह नेज़ाबाजी के मुकाबले कराए जाते हैं, बैल दौड़ होती है, हमारा ट्रेडिशनल गेम्स में है। उसके अलावा हमारा जो मेन फोकस है जी, जो कुछ खेल ऐसे हैं जो हम बचपन में खेलते रहे, लेकिन अब आने वाली नस्लें भी भूल चुकी हैं, बल्कि हम खुद भी ऑलमोस्ट भूलते जा चुके हैं। आप जिस तरह देखेंगे जो ट्रेडिशनल गेम में हमारे जैसे गुल्ली डंडा है, पिट्ठू गरम है, उसमें वो सिंगल टायर रेस होती थी, जो एक टायर जो डंडा लगा के दौड़ते थे बच्चे। उसके अलावा बंटे हो गए, लूडो होगी, देसी कुश्ती होगी, शूटिंग वॉलीबॉल है, जिस तरह वो हार्ड वाला बॉल होता है जो अक्सर देहातों में आजकल भी खेला जाता है। तो ये जितने भी हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, हम उनको रिवाइवल की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, और उनकी प्रमोशन के लिए हम नेशन वाइड और इंटरनेशनली भी हम चाह रहे हैं कि इसके मुकाबले कराए जाएं। जैसे आप देखें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के अलावा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में तो एक क्रिकेट पे ही फोकस किया जा रहा है, हालांकि ये सरासर गलत है, क्योंकि जब आपके इतनी रिच कल्चर आपका मौजूद है और इतनी अच्छी ट्रेडिशनल गेम्स हमारे पास अपनी मौजूद हैं, तो हमें उसमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको ना सिर्फ कौमी तौर पे बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पे भी उसको उजागर करना चाहिए, ताकि हम अपना कल्चर दिखा सकें। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, और ये हकीकत है कि हमारी जो अब जनरेशन आ रही है उनको इन खेलों से वाकिफ़ कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस पूरे एक एस्पेक्ट को देखें तो आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? क्योंकि इन्हीं रवायती खेलों में कुछ ऐसे खेल भी हैं जो कि अब इंटरनेशनल सतह पर मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं। कबड्डी की बात कर लें, नेज़ाबाजी की बात कर लें, ऐसे कुछ खेल हैं जिनके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। तो क्या बेहतरीन तरीका है, आपको लगता है कि हमें स्कूलों की तरफ जाना चाहिए, या ऐसे कुछ टूर्नामेंट्स या इवेंट्स ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से करवाए जाएँ कि जहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो? इस हवाले से जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई है जी, ये बड़ा अच्छा आपने बात किया है। इसमें हमने यही किया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं हमारे, उनसे हम एक MOU साइन करने जा रहे हैं कि जो हर स्कूल में हम एक एक्टिविटीज़ करेंगे, उन बच्चों को भी सिखाएंगे कि ये गेम्स हैं जो ये हमारी ट्रेडिशनल गेम्स हैं। उसके अलावा जो हमारे इस्लामाबाद में अब जिस तरह 422 सरकारी स्कूल हैं फेडरल गवर्नमेंट के, हम उनको भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनके साथ मिल के ये एक्टिविटीज़ कराई जाएँ, क्योंकि इस्लामाबाद के जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े एरियाज़ पे हैं, ग्राउंड्स उनके बड़े अच्छे हैं, तादाद वहाँ पे बच्चों की अच्छी है, तो वहाँ पे भी ये हम ग्रास रूट लेवल पे इन चीज़ों को लेके जाएंगे। और इस तरह इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी ना जिस तरह डिस्ट्रिक्ट वाइज टीम्स बनाई जाएँ, इसके हम बाई लॉज बना रहे हैं जी, इंशाल्लाह विद इन अ वीक हम इसको कर लेंगे अप्रूव्ड के ये जो इसके नेशनल इंटरनेशनल बाई लॉज हैं गेम्स के, वो हो जाएं। वो उसके हम ब्रोशर्स वगैरह बना के, फ्लायर्स वगैरह बना के वो तकसीम करेंगे, ताकि लोगों को पता हो कि इसमें क्या पॉइंट किस तरह मिलना है, किस गेम का कितने पॉइंट्स हैं और किस तरह जीतना हारना होगा इसमें। तो उस तरफ हम जा रहे हैं जी। और बाद में हमारा प्लान यही है जी कि जिस तरह मुख्तलिफ इवेंट्स कराए जाएँ, ताकि लोगों को एक अवेयरनेस भी आ जाए इस बारे में, थोड़ा सा कल्चरल टच भी आ जाए, उसमें हम अपने कल्चर को भी प्रमोट कर सकें। और इसके अलावा जब वो देखने वाले देखेंगे, जब फैमिलीज बच्चे कि यार ये गेम्स क्या हैं, ताकि उनमें भी थोड़ा रुझान पैदा हो और थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो। तो इस वाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक नेशनल इवेंट भी कराया जाए इसका, जिसमें तमाम जो हमारे शहर हैं उनकी टीम्स हों, डिस्ट्रिक्ट्स की टीम्स हों, ताकि एक बेहतर तौर पे इस चीज़ को उजागर किया जा सके। एक अच्छी बात यह है इन रवायती खेलों के साथ कि रिसोर्स वाइज अगर हम बात करें तो कई ऐसे खेल हैं जिनके लिए आपको शायद बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे भी खेल हैं जो बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज में भी खेले जा सकते हैं। तो ये एक ज़रूर एक अच्छा एस्पेक्ट है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। इसमें इतना आपको वो ज़रूरत भी नहीं है, ना बड़े ग्राउंड की ज़रूरत है, ना उसमें आपको ज़्यादा उसमें ये चीज़, क्योंकि हमारा प्लान बेसिकली ये है कि इसको
हम ना कोशिश करें कि रिवाइवल इसका ऐसा करें कि लोगों में खुद ये रुझान पैदा हो जाए कि वो जिस तरह हम बचपन में, हमें याद है हम गुल्ली डंडा भी खेलते थे, हम वो एक वो टपडना कहते हैं जी जो बेसबॉल की तरह है, वो भी हम खेलते थे, बंटे भी खेलते थे, और जिस तरह की पिट्ठू गरम इस तरह की गेम्स करके पूरा हम एंजॉय करते थे और अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती थी। आजकल आप बच्चों को देखें तो वो किसी ने लैपटॉप उठाया होगा, किसी ने आईपैड, किसी ने मोबाइल पे कि मामा बाबा मुझे मोबाइल दें, मैंने गेम खेलनी है। तो हम लोग घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। अब तो खैर लूडो भी मोबाइल पे आ गई। हाँ, लूडो भी मोबाइल पे आ गई है। तो इस वाले से हेल्दी एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर रह चुकी हैं। तो इस तरह ये होगा कि चलें हेल्दी एक्टिविटीज़ भी हो जाएंगी और हमारा जो एक रिच कल्चर है वो भी हम दुनिया को दिखा सकेंगे। अब अगर काउंसिल की बात कर लें और जिस तरह आप कुछ इवेंट्स कराना चाहते हैं, मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म से हमने ये बात ज़रूर की है पाकिस्तान टेलीविज़न पे स्पोर्ट्स के रिलेटेड के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है हमारा उसको हाथ बटाना पड़ेगा, उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? स्पॉन्सरशिप का कितना अहम किरदार है जब आप रिवाइवल की बात करते हैं? ये तो बड़ा अहम किरदार है जी। मैं तो समझता हूँ जिस तरह के मैं डिप्टी मेयर इस्लामाबाद भी रहा हूँ 5 साल, तो ये स्पोर्ट्स एंड कल्चर को हम ही देखते थे। तो आप आज से कोई 6 साल पीछे चले जाएं तो इस्लामाबाद में एक्टिविटीज़ बड़ी कम होती थी, लेकिन जब से हमने जिस तरह मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद आई तो हमने बड़े इवेंट्स कराए, जैसे मेयर कप फुटबॉल का कराया, उसके अलावा कल्चरल इवेंट्स हमने बहुत ज़्यादा कराए। तो उसमें बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं की। तो उस वाले से हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बारे में हमें सपोर्ट किया जाए। और जो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे इस्लामाबाद में जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उसके अलावा रियल एस्टेट का एक बड़ा रुझान है, टेलीकॉम सेक्टर है। तो उस हवाले से अगर ये लोग हमारे साथ आएँ तो मैं समझता हूँ कि हम इसको इंटरनेशनली भी इसको एक बड़ा इवेंट करा सकते हैं पाकिस्तान में, की नुमाइंदगी भी कर सकते हैं, उसको मेज़बानी भी उसकी कर सकते हैं। तो अगर ये कॉर्पोरेट सेक्टर हमारे साथ आ जाए तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का जो कल्चर है और जो ट्रेडिशन है हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। मीडिया के किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी है कि आप इन इवेंट्स को तो ज़रूर कराएं, बट इसके बारे में जो आपने रुझान देना है, जिस तरह आपने कहा कि हम एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाने लगे हैं, रूल्स हैं, ये तमाम चीज़ें लोगों को भी पहुँचाई जाएँ, चाहे वो ट्रेडिशनल मीडिया हो या वो सोशल मीडिया हो। मैं समझता हूँ जी कि मीडिया का तो एक अहम किरदार होता है, रियासत का चौथा सतून कहा जाता है मीडिया को। तो उस हवाले से, और मीडिया के बगैर तो कोई चीज़ भी प्रमोट नहीं हो सकती। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जिस तरह आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि पीटीवी ने पहला प्रोग्राम इस पे किया है आज इस ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के हवाले से। और मज़ीद बाकी जो चैनल्स हैं या अखबारात हैं, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें हमें आप सपोर्ट करें, और ताकि हम ये पूरी इस चीज़ को हम आगे लेके पूरी दुनिया में लेके जाएं, पूरे पाकिस्तान में लेके जाएं, ताकि जब ये चीज़ें मीडिया पे हाईलाइट होंगी, सोशल मीडिया पे हाईलाइट होंगी, तो उस चीज़ का ज़्यादा असर पड़ेगा। और अगर मीडिया बेहतर तरीके से कोऑपरेट करेगा तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं ये पूरी दुनिया में देखी जाएंगी। मुस्तकबिल में हम कोई कैलेंडर देख सकते हैं कि हम एक पूरा कैलेंडर साल का बना सकें जहां पर हमारे एटलीस्ट इवेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएं? क्योंकि जब आप बात करते हैं ज़िले की सतह पर कराने के लिए या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब हम टीम्स बना लेते हैं तो हमारे पास एक कैलेंडर ऑफ इवेंट्स हो जहाँ पर हम पूरे साल में देखें कि एक इवेंट्स का कैलेंडर उसी तरह से फॉलो हो रहा है। ये ईद से पहले जी विद इन समझे मंथ हम एक बड़ा इवेंट कराने जा रहे हैं, तो उसमें डेमोन्स्ट्रेशन भी कह सकते हैं उसको, एक रिहर्सल टाइप, जो ताकि लोगों को थोड़ी अवेयरनेस आ जाए कि ये क्या गेम्स हैं क्या। तो उस वाले से हम कोशिश में हैं जी, इंशाल्लाह ताला कि ईद से पहले हम एक बड़ा इवेंट इस्लामाबाद में या इस्लामाबाद के सराउंडिंग में कराएंगे जी। लोग आपको देख रहे हैं, ख़ास तौर पर जो हमारी नौजवान नस्ल है जिनकी स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी होती है। अब कुछ ऐसे टाइम्स आए हैं कोविड के बाद, ख़ास तौर पर जहाँ पर लोगों को अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस या आउटडोर एक्टिविटीज़ के बारे में ज़रा वो ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं। तो आप उन लोगों को और नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक तो ये, और दूसरी बात ये कि वो तमाम लोग जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की जो हमारी काउंसिल है उससे रब्ता करना चाहें या इन खेलों में हिस्सा लेना चाहें, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? इस हवाले से जी मैं तो यूथ को यही पैगाम दूंगा जी कि जो ट्रेडिशंस जो हैं, जो हमारा कल्चर है, हमें उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जो हमारा एक रिच कल्चर है, जो कौमें अपने कल्चर और जो ट्रेडिशंस को भूल जाती हैं वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। तो इस हवाले से हमें अपने ट्रेडिशंस और अपने जो ये कल्चर है इसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। हर बंदे को अपने जितना उससे हो सके अपने इस कल्चर और ट्रेडिशन को आगे लेके चले, आगे नस्लों में लेके चले। और जो अपने आने वाली जो नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको भी ये बताया जाए कि ये हमारी गेम्स हैं, ये हमारा ट्रेडिशन है, ताकि वो लोग भी जो उसको आगे प्रेजेंट कर सकें आने वाले टाइम में। तो बाकी जो हमारा
है जी, इसकी वेबसाइट भी है हमारी PCTSG की, और उसके अलावा हम इसको थोड़ा सा आगे भी फेसबुक पेज और इस तरह की चीज़ें, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के लिए भी वो आगे लॉन्च करेंगे जी, ताकि ये चीज़ जो है जिस तरह क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी है, उसी तरह हम उस लेवल पे इन गेम्स को लेकर इंशाल्लाह यही उम्मीद है। जीशान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे, और आप तमाम लोग जो रवायती खेलों का हिस्सा बनना चाहते हैं या जो समझते हैं कि वो रवायती खेलों में कोई भी किरदार अदा कर सकते हैं, चाहे वो स्पॉन्सरशिप का हो, चाहे वो सपोर्ट का हो, चाहे उसकी प्रोपोगेशन हो, या आपको लगता है कि आप खेलना चाहते हैं या ऑफिशियल लेवल पर अगर कोचिंग है, मैनेजमेंट है, वहाँ पर हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप जो हमारी काउंसिल है इससे ज़रूर रब्ता कीजिए, जीशान से रब्ता कीजिए। और उम्मीद यही है कि आने वाला जो साल है उसमें हम बहुत सारे इवेंट्स देखेंगे और इन्जॉय भी करेंगे, और एक बार फिर हमारी जो सकाफ़त है वो हमारी नई नस्ल तक ज़रूर पहुँचेगी। इसी मौके पर एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, कुछ और बातें आपसे करेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360।